नमस्कार, केकेएन लाइव पर आपका स्वागत है। कहानी की सेगमेंट के साथ मैं हूं कौशलेंद्र झा। बात 3 दिसंबर 1971 की है। शाम के ठीक 5:45 हुए थे। अमृतसर एयरबेस पर सभी कुछ पहले की तरह सामान्य था। अचानक आसमान में एक फाइटर जेट मंडराने लगता है। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ही हमला हो गया। दरअसल यह एक फाइटर जेट पाकिस्तान का था और पाकिस्तान की वायुसेना ने भारत के अमृतसर एयरबेस पर धावा बोल दिया था। अमृतसर के एयरबेस पर हुए हमला के अभी 5 मिनट ही बीते थे, यानी शाम के 5:50 पर पाकिस्तान फाइटर जेट ने पठानकोट, श्रीनगर और अवंतीपुर एयरबेस पर ताबड़तोड़ धावा बोल दिया। इसके ठीक 3 मिनट बाद यानी शाम 5:53 पर पाकिस्तान ने फरीदकोट एयरबेस सहित आगरा पर हमला कर दिया। भारत के सैनिक को संभलने का मौका दिए बगैर ही पाकिस्तान ने भारत पर एक के बाद एक कुल 8 हमला कर दिए। पाकिस्तान के लड़ाकू विमान भारत के एयरबेस और रिहायशी इलाकों पर ताबड़तोड़ बम बरसा रहे थे। यानी भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 का युद्ध शुरू हो चुका था। पाकिस्तान इस बात से बिल्कुल अनजान था कि अब इसका अंजाम क्या होगा। अब बारी थी भारत के रणबांकुरों की। भारतीय सूरवीरों के पलटवार से पाकिस्तान में हाहाकार मच गया। इस युद्ध की एक एक कहानी बताएंगे, पर इससे पहले बताना जरूरी है कि ठीक 13 रोज तक चली इस लड़ाई में पाकिस्तान की शर्मनाक पराजय हुई। वह 16 दिसंबर 1971 का दिन था। शाम के ठीक 4:31 पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी संसद पहुंचती है। उनके चेहरे पर उत्साह की चमक थी और वाणी आत्मविश्वास से लबरेज था। संसद पहुंचते ही इंदिरा गांधी ने युद्ध में भारत के जीत की घोषणा कर दी और पूरा देश जश्न में डूब गया। पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने 16 दिसंबर 1971 को भारत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो चुके थे और दुनिया के नक्शा पर बांग्लादेश का जन्म भी हो चुका था। अब आइए आपको बताते हैं कि 3 दिसंबर से 16 दिसंबर के बीच क्या क्या हुआ। एक नहीं बल्कि कई दिलचस्प कहानी है। सबसे पहले जानिए कि पाकिस्तान ने 1971 के 3 दिसंबर को भारत पर हमला करने की जो रणनीति बनाई थी उसका कोड नेम था ऑपरेशन चंगेज खान। उस समय पाकिस्तान के तानाशाह थे राष्ट्रपति याहिया खान। याहिया खान ने 23 नवंबर को ही भारत से युद्ध करने का मन बना लिया था और अपने टॉप कमांडरों को इसकी तैयारी करने का आदेश भी दे दिया था। फाइनली 3 दिसंबर की शाम 5:30 पर पाकिस्तान के राष्ट्रपति याहिया खान ने ऑपरेशन चंगेज खान को लॉन्च कर दिया। ऑपरेशन लॉन्च होने का आदेश मिलने के मात्र 15 मिनट बाद पाकिस्तान की एयरफोर्स ने भारत पर पहला हमला कर दिया। यानी पाकिस्तान ने पहले से पूरी तैयारी कर रखी थी। पाकिस्तान के लड़ाकू विमान ने पहला हमला 5:45 पर अमृतसर के एयरबेस पर किया था। मात्र 8 मिनट के भीतर ही पाकिस्तान की एयरफोर्स ने 8 अटेम्प्ट कर दिए। पाकिस्तान की रणनीति थी कि पहले अटैक में ही भारत की वायु शक्ति को ध्वस्त कर दिया जाए, पर ऐसा हुआ नहीं क्योंकि पाकिस्तान को भारत की तैयारी की जानकारी नहीं थी। पाकिस्तान के इस ताबड़तोड़ हमला से भारत का कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। अलबत्ता एकमात्र KP-35 रडार नष्ट हो गया। यानी इस हमले में भारत का एकमात्र KP-35 रडार ही नष्ट हुआ था। पाकिस्तान से बड़ी चूक हो गई। पाकिस्तान की यही रणनीति चूक आगे चलकर उस पर बहुत भारी पड़ने वाला था। वर्ष 1971 के बांग्लादेश युद्ध में पूर्वी कमान का कंट्रोल मेजर जनरल JFR जैकब के हाथों में था। वह जैकब ही थे जिन्हें उस समय के सेनाध्यक्ष जनरल मानेक शॉ ने आत्मसमर्पण की व्यवस्था करने के लिए ढाका भेजा था। कहते हैं कि जब युद्ध चल रहा हो उस वक्त दुश्मन के सेना के खेमे में जाना जोखिम भरा काम होता है। जनरल जैकब ने बहुत ही दिलेरी के साथ इस जोखिम को सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंचाया था। जनरल जैकब के रणनीतिक कौशल काम आई और मात्र 30 मिनट की संक्षिप्त वार्ता के बाद पाकिस्तान के पूर्वी कमान के कमांडर
जनरल नियाजी ने अपने 93,000 सैनिकों के साथ शर्मनाक आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण की दिलचस्प कहानी है। कहते हैं कि जनरल जैकब के ढाका पहुंचने से पहले ही जनरल नियाजी ने अपना निर्णय बदल लिया था। वह सरेंडर करने को तैयार नहीं था। जनरल जैकब ने नियाजी को सोचने के लिए 30 मिनट का समय दिया। शर्त यह था कि पाकिस्तान की सेना सरेंडर करे, सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत की होगी, अन्यथा भारत की सेना ढाका पर हमला शुरू कर देगी, बमबारी शुरू कर देगी और जनरल नियाजी का बचना मुश्किल हो जाएगा। अब यहां गौर करिए, जिस वक्त यह वार्ता चल रही थी उस वक्त ढाका में पाकिस्तान के 26,400 सैनिक मौजूद थे। उनके पास 2 हफ्ते का राशन भी था, जबकि भारत के सिर्फ 3,000 सैनिक थे, वह भी ढाका से करीब 30 किलोमीटर दूर। बावजूद इसके जनरल नियाजी ने सरेंडर कर दिया। बेशर्मी की हद देखिए, ये वो लोग हैं जो पीछे से वार करके खुद को बहादुर कहते हैं। इनका असली औकात तो आमने सामने की लड़ाई में पता चलता है। बताते चले कि जनरल नियाजी ने जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के कदमों में अपना पिस्तौल रखकर सरेंडर किया था। उस समय जनरल नियाजी के आंखों में आंसू भरा हुआ था, अपमान का आंसू था। बांग्लादेश की युद्ध पर जनरल जैकब ने 2 पुस्तकें लिखी है। पुस्तक के अध्ययन करने से पता चलता है कि सरेंडर के बाद बांग्लादेश के लोग जनरल नियाजी को मारने पर उतारू हो गए, पर भारत के सैनिकों ने उनकी जान बचाई और सेना की जीप में बैठाकर उनको सुरक्षित वहां से बाहर निकाल लाया। कहते हैं कि युद्ध की रणनीति बनाने में पाकिस्तान से बड़ी चूक हो गई। दरअसल बांग्लादेश की लड़ाई में पाकिस्तान की रणनीति अपने शहरों की रक्षा करने की थी। इधर भारत के सैनिक शहरों को बाईपास करते हुए ढाका की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे थे। भारत की इस रणनीति को पाकिस्तान समझ नहीं पाया। उन दिनों पाकिस्तान को अमेरिका का समर्थन प्राप्त था। इस बीच 13 दिसंबर को खबर आई कि अमेरिका का एक विमान वाहक पोत, जिसको 7वां बेड़ा भी कहा जाता था, मलक्का की खाड़ी तक पहुंच गया है। वह पाकिस्तान की मदद में आ रहा था। इधर जनरल मानेकशॉ ने अचानक युद्ध की रणनीति बदलने का आदेश दे दिया। नए आदेश के मुताबिक भारतीय सेना को शहरों पर भी कब्जा करना था, ताकि मुक्ति वाहिनी के लिए स्पेस बनाया जा सके। गौर करने वाली बात यह है कि बांग्लादेश की लड़ाई में भारत ने कई बार अपनी रणनीति को बीच में ही बदल लिया था। मसलन आरंभ में सेना अध्यक्ष मानेकशॉ ने जो योजना बनाई थी, उसमें ढाका पर कब्जा करना शामिल ही नहीं था। जनरल मानेकशॉ चाहते थे कि खुलना और चटगांव पर कब्जा होते ही ढाका अपने आप सरेंडर कर देगा। इधर जनरल जैकब इससे सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि खुलना एक मामूली बंदरगाह है, इस पर कब्जा से पाकिस्तान का बहुत नुकसान नहीं होगा। बावजूद इसके शुरू में खुलना और चटगांव पर कब्जे की रणनीति के तहत भारत की सेना पूर्वी पाकिस्तान में घुसी थी। हालांकि बाद में भारत की सेना ढाका तक पहुंच गई। एयर मार्शल पीसी लाल लिखते हैं कि आरंभ में ढाका पर कब्जा करने का लक्ष्य नहीं था। लक्ष्य यह था कि निर्वासित सरकार के लिए जितना संभव हो उतनी जमीन जीत ली जाए। इस अभियान के अध्ययन से पता चलता है कि उस दौर में सेना के टॉप कमांडर रैंक के अधिकारी में आपसी सामंजस्य की कुछ कमी रही होगी। हालांकि इसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिला। बात सिर्फ पूर्वी बॉर्डर की नहीं थी, बल्कि पश्चिम के बॉर्डर पर भी हमला तेज हो चुका था। खबर आई कि 4 दिसंबर की रात को पाकिस्तान की फौज रहीम यार खान के समीप जोरदार हमला करने वाला है। पाकिस्तान का पूरी टैंक रेजिमेंट रहीम यार खान की ओर बढ़ी भी, पर पिलर संख्या 638 के समीप से अचानक मुड़ गई और लोंगेवाला पोस्ट पर अटैक कर दिया। पाकिस्तान की फौज लोंगेवाला को फतह करने के बाद रामगढ़ होते हुए जैसलमेर पर कब्जा करने की योजना बनाकर आगे बढ़ रही थी। उस वक्त मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के कमान में लोंगेवाला पोस्ट पर भारत के सिर्फ 90 जवान तैनात थे। कंपनी के 29 जवान लेफ्टिनेंट धर्मवीर के कमान में बॉर्डर की पेट्रोलिंग पर गए हुए थे। देर शाम को लेफ्टिनेंट धर्मवीर ने देखा कि करीब 2000 जवान के साथ
दुश्मन का टैंक रेजिमेंट लोंगेवाला पोस्ट की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। उस समय लोंगेवाला पर भारत की बहुत ही छोटी टुकड़ी मौजूद थी। तत्काल किसी भी प्रकार की मदद मिलना मुश्किल था। बावजूद इसके मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के कमान में जवानों ने बहादुरी के साथ लड़ने का निर्णय लिया। कहते हैं कि चिड़िया बाज जो ना लड़ावा तो गुरु गोविंद सिंह नाम कहावा। इस कहावत को चरितार्थ किया लोंगे वाले पोस्ट पर तैनात मुट्ठी भर जवानों ने। उधर टैंक के गुरूर में पाकिस्तानी सैनिक गोले बरसाते हुए पोस्ट को पार करने की नियत से आगे बढ़ने का दुस्साहस कर दिया। पाकिस्तान को लग रहा था कि उसके टैंक डिवीजन के सामने भारत की छोटी सी टुकड़ी बहुत देर नहीं टिक पाएगी, पर हुआ उल्टा। भारत की ओर से रिटेलिएशन इतना जबरदस्त था कि पाकिस्तान के पूरे टैंक रेजिमेंट के होश फाख्ता हो गए। वह इम्तिहान की रात थी। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल की गगनभेदी नारे गूंज रहे थे। सेलिंग इतनी जोरदार हुई कि पाकिस्तान के परखच्चे उड़ गए। रात भर चली इस युद्ध में दुश्मन के 12 टैंक तबाह हो गए और हजारों की संख्या में सैनिक मारे गए। हालांकि भारतीय पोस्ट को भी बहुत नुकसान हो गया। सुबह होने का था। सुबह की पहली किरण के साथ जैसलमेर एयरबेस से इंडियन एयरफोर्स का हंटर विमान लोंगेवाला के लिए उड़ान भरती है। हंटर विमान के पहुंचते ही लोंगेवाला में हालत बदलने लगा। पाकिस्तानियों के परखच्चे उड़ने लगे। वे टैंक लेकर इधर उधर भाग रहे थे। इस बीच भारत की सेना ने पाकिस्तान की सरजमी पर 8 किलोमीटर भीतर तक कब्जा कर लिया। हंटर एयरक्राफ्ट के लोंगेवाला तक पहुंचने की भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। दरअसल हंटर एयरक्राफ्ट अंधेरे में उड़ान भरने में उस वक्त सक्षम नहीं था, लिहाजा सुबह होने का इंतजार करना पड़ा। पहले सुबह धुंध लगा था और विजिबिलिटी बहुत कम थी। पायलट को आसमान की ऊंचाई से जमीन का अंदाजा लगा पाना मुश्किल हो रहा था। हंटर एयरक्राफ्ट में मॉडर्न नेविगेशन सिस्टम नहीं था, लैंड मार्किंग भी नहीं थी। ऐसे में फर्स्ट फ्लाइट लेने वाला दोनों हंटर विमान जैसलमेर से लोंगेवाला तक जाने वाली सड़क के रास्ते को देखते हुए आगे बढ़ी और धूल के गुबार में छिपे पाकिस्तानी टैंकों को निशाना बनाया। पाकिस्तान के सैनिक कितने क्रूर और आताताई होते हैं, लोंगेवाला में इसका एक मिसाल आज भी जिंदा है। दरअसल लोंगेवाला के समीप ही एक और गांव है, उसका नाम है गमनेवाला। पाकिस्तानी सेना ने गमनेवाला गांव के कुआं में जहर मिला दिया ताकि पानी पीने वालों की मौत हो जाए। बाद में सरकार ने कुएं की सफाई कर दी, पर आज भी गांव के लोग उस कुएं का पानी नहीं पीते हैं। सवाल उठता है कि आखिर बांग्लादेश को लेकर युद्ध की नौबत आई कैसे। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल आजादी मिलते ही पाकिस्तान के हुक्मरानों ने पूर्वी पाकिस्तान के बांग्ला भाषी मुसलमानों का शोषण करना उन दिनों शुरू कर दिया था। शोषण से तंग आकर पूर्वी पाकिस्तान में स्वायत्तता की मांग भी उठने लगी। शेख मुजीबुर रहमान ने इसके लिए 6 सूत्री कार्यक्रम बनाया और बंगालियों को एकजुट करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान को यह बात पसंद नहीं आई और उसने शेख मुजीबुर रहमान सहित कई अन्य बंगाली नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान का यह दांव उल्टा पड़ गया। पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने शेख मुजीबुर रहमान को अपना मसीहा मान लिया। अब मुजीबुर रहमान पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की नजर में हीरो बन चुके थे। इस बीच वर्ष 1970 में पाकिस्तान में आम चुनाव हुआ। कुछ लोगों का कहना है कि इसी आम चुनाव में बांग्लादेश की नींव पड़ गई। दरअसल हुआ यह कि इस चुनाव में शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी यानी पूर्वी पाकिस्तानी आवामी लीग ने जबरदस्त जीत हासिल की। पूर्वी पाकिस्तान की 169 सीट में से मुजीब की पार्टी ने 167 सीट जीत ली। उस वक्त पाकिस्तान की संसद में कुल 313 सीट हुआ करती थी, यानी पाकिस्तानी संसद में मुजीब के पास सरकार बनाने के लिए जबरदस्त बहुमत मिल चुका था। दूसरी ओर पाकिस्तान के कट्टरपंथियों को यह मंजूर नहीं था। नतीजा, सत्ता की कमान सौंपने की जगह शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुजीबुर रहमान की गिरफ्तारी से लोगों का आक्रोश भड़क गया।
पूर्वी पाकिस्तान में बगावत की आग तेज हो गई। लोग सड़क पर उतरकर आंदोलन करने लगे। पाकिस्तान ने इस विद्रोह को कुचलने के लिए पूर्वी पाकिस्तान में सेना उतार दिया। सेना ने बड़े पैमाने पर लोगों की हत्या कर दी, महिलाओं का सरेआम बलात्कार किया। सैनिक अत्याचार से तंग आकर लोग बड़ी संख्या में भारत आकर शरण लेने लगे। इस बीच पूर्वी पाकिस्तान के बंगाली सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। विद्रोही सिपाही को मुक्ति वाहिनी का नाम दिया गया। इधर भारत में शरणार्थी संकट बढ़ने लगा था। 1 साल से भी कम समय के अंदर बांग्लादेश से करीब 1 करोड़ शरणार्थी भारत के पश्चिम बंगाल पहुंच चुके थे। भारत पर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने का दबाव अब काफी बढ़ने लगा था। उस समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। उन्होंने 31 मार्च 1971 को भारतीय संसद में भाषण देते हुए पूर्वी बंगाल के लोगों की मदद करने की बात कही थी। इसके बाद 29 जुलाई 1971 को भारतीय संसद में एक प्रस्ताव पास हुआ। इसमें मुक्ति वाहिनी को समर्थन देने की घोषणा कर दी गई। इस बीच अक्टूबर के महीने में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनके सलाहकारों ने यूरोप और अमेरिका का दौरा शुरू कर दिया। इंदिरा गांधी ने दुनिया के सामने भारत के नजरिए को रखा, लेकिन अमेरिका के तात्कालिक राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन किसी नतीजे पर पहुंचने को उस वक्त तैयार ही नहीं थे। निक्सन ने मुजीबुर रहमान की मदद और शरणार्थी संकट के लिए कुछ भी करने से मना कर दिया। हालांकि इंदिरा गांधी ने उस वक्त निक्सन को बता दिया था कि यदि सीमा पर पाकिस्तान ने उस्काने वाली कार्रवाई जारी रखी तो जवाबी कार्रवाई करने से भारत पीछे नहीं हटेगा। कुछ लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 1971 के अप्रैल महीने में ही सैनिक कार्रवाई करने का मन बना लिया था। उन्होंने सेनाध्यक्ष के साथ बैठक की, किंतु उस समय के सेनाध्यक्ष मानेकशॉ इसके लिए तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि सेना को युद्ध में जाने से पहले पर्याप्त तैयारी करनी होगी। दूसरे कि मॉनसून शुरू होने वाला था, बरसात के दिनों में पूर्वी पाकिस्तान में युद्ध करना मुश्किल हो सकता था। यानी 15 नवंबर तक इंतजार करने पर सहमति बन गई। हालांकि सेना को तैयार करने का आदेश दे दिया गया था। बहुत कम लोगों को पता है कि भारत ने 4 दिसंबर को पाकिस्तान पर हमला करने की योजना फाइनल कर लिया था। हालांकि इससे ठीक 1 रोज पहले यानी 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने हमला करके भारत का काम आसान कर दिया। पाकिस्तान को सबक सिखाने का भारत को मौका मिल गया। इसके बाद जो कुछ भी हुआ, सभी कुछ हम आपको पहले ही बता चुके हैं।